मेरे बैचलरेट पार्टी के दिन मैं बहुत खुश थी। तो एक सेलिब्रेशन तो बनता है बेटा। पर शादी के एक दिन पहले मेरे साथ ऐसा घिनौना हादसा हुआ जिसे बताने में भी मुझे शर्म आती है। किसी ने मेरी ड्रिंक में नशीली दवाई डाल दी और बेहोश करके होटल रूम में मैं ऋषि के साथ यहाँ ऋषि, तुम बाहर कब गए? नव्या, तुमने क्या हालत बना रखी है? अच्छा, तुम्हारी बैचलर पार्टी खत्म हो गई होगी। ऋषि मेरी बात सुनो। Don't you dare! अपनी जुबान से मेरा नाम भी मत लेना। ये बिस्तर, ये कपड़े, ये टाई और दारू के नशे में तुम्हारी सारी असलियत सामने आ गई। 2 दिन में हमारी शादी है और तुम कल रात को किसी और के साथ। नहीं, अब तुम्हारे साथ शादी करने का कोई मतलब नहीं। ऋषि मेरी बात सुनो। ऋषि प्लीज मेरी बात सुनो। ऋषि ने शादी तोड़ दी और चला गया। कैसा लगा शादी का तोहफा? पर दूल्हा बदल गया। जो ड्रिंक मैंने कल रात पी थी उसमें नशीली दवाई उसी ने मिलाई थी। इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ कनिका। क्यों? क्योंकि मुझे ऋषि की साली नहीं, घर वाली बनना है। और बात रही तुम्हारी, तो तुम्हें तो मैं कभी खुश नहीं रहने दूंगी। शर्म, मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। पापा, ये सब कुछ कनिका ने किया है। कनिका ने मुझे फंसाया। मैंने कुछ अभी के अभी निकल जाओ उस घर से। तेना परिवार से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। कनिका ने अपना काम कर दिया था और पापा ने मेरी एक नहीं सुनी। पर मेरी सौतेली माँ ने मार मार कर मुझे घर से निकाल दिया। इस शहर में मेरे लिए कुछ नहीं बचा था और मैं अपनी मौसी के घर बैंगलोर चली गई। 9 महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। पर मेरी मुश्किलें यहां खत्म नहीं होने वाली थी। मेरे बेटे के पैदा होते ही उस पे हमला हुआ। पर मौसी ने उसे बचा लिया। कौन था वो आदमी, आपको पता चला? वो आदमी कौन था ये तो नहीं पता, लेकिन वो ऐसे बड़बड़ा रहा था कि वो आपके बेटे का पिता है। इसका मतलब ये वही आदमी था जिसने उस दिन मेरे साथ होटल में। लेकिन कौन है वो? धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरा बेटा आरफ मेरी जान बन गया। मैंने उसे ही अपनी दुनिया मानकर फिर से एक नई शुरुआत की। मैं अपने अतीत को भुला चुकी थी और आरफ पर इसका साया भी पड़ने देना नहीं चाहती थी। मैंने एक एंटरटेनमेंट कंपनी में जॉब शुरू कर दी। तभी एक दिन मम्मा जल्दी आओ। आरफ पापा मिल गए। देखो हम दोनों के हाथों में सेम ही निशान है। आरफ, तुम। मैंने उस आदमी का चेहरा देखा और मैं जैसे खोई गई। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका और मेरा कोई पुराना रिश्ता था। मम्मा यही मेरे पापा है ना? पापा को घर लेके जा रहे हैं। आरफ, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारे पापा नहीं है क्या? हमारे मैनेजर वहां आए और डांटते हुए बोले, आरफ को बाहर लेके जाओ, हमारी कंपनी की सीईओ अविनाश आहूजा। आरफ,
प्लीज, वो तुम्हारे पापा नहीं है। हेलो। Navya, come to my cabin right now. यस सर, यस सर। गॉड, आरफ तुम मेरे केबिन में बैठो, मैं आती हूँ। वो तुम्हारा बेटा था? क्या तुमने बोला था उसको ये सब करने के लिए? नो सर, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप आने में हैं। और सच बताऊं तो मैंने इससे पहले आपको कभी देखा भी नहीं है। देखो, मैं आरव को नाराज नहीं करना चाहता। क्या हम परसों डिनर पे चल सकते हैं? मैं ये सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि ये मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत है कि तभी मेरा फोन बजा और ऊपर पापा का नाम देखकर मेरे होश उड़ गए। 6 साल बाद पापा ने मुझे फोन किया था। पापा वो बहुत बीमार थे और बस आखिरी बार मुझे देखना चाहते थे। मुझसे रहा नहीं गया और दूसरे दिन मैं आरफ को लेकर अपने शहर पहुंच गई। पर वहां जाकर जो हुआ वो देखकर मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई थी। पापा, नव्या, आपने तो कहा था आपकी तबीयत खराब। अरे मैंने मजाक किया था। तुम्हारी सौतेली बहन कनिका की एंगेजमेंट है, इसलिए तुम्हें बुलाया। और उसके साथ साथ तुम्हारे लिए भी एक तोहफा है, हैं? आओ आओ आओ, कौन? बैठो, हैव समथिंग। मैं 1 मिनट में आया। आज कनिका की एंगेजमेंट थी, पर जब मैंने उसके दूल्हे का चेहरा देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। वो मेरे मंगेतर ऋषि से शादी कर रही थी। आखिरकार उसने ऋषि को फंसा लिया था। तभी कनिका ऋषि के साथ मेरे नजदीक आई और बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई? हमारी एंगेजमेंट में अपने इस नाजायज बच्चे को लेकर आई? खबरदार कनिका, अगर मेरे आरफ के बारे में कुछ भी कहा तो वो नाजायज नहीं है। नाजायज नहीं तो किसी राजा महाराजा का खून है। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे उस रात का कुछ याद नहीं है। मुझे नहीं पता उस रात क्या हुआ था। मुझे किसी ने फंसाया था। तुम बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुमसे ज्यादा पवित्र लड़की इस पूरी दुनिया में नहीं है। पता है ऋषि, मैंने सुना है कि बैंगलोर में अपना खुद का घर खरीदा है। अब सोचो कितने अमीर लड़के को फंसाया होगा इसने। नव्या, मैं तुम्हारी जिंदगी सुधारने की कोशिश कर रहा हूं और तुम्हारे तेवर है कि कभी नहीं होते। मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात की है, तुमसे किसी को मिलवाना है। चलो आओ। मिस्टर अहलूवालिया, मिस्टर अहलूवालिया, अगर आप हाँ गए तो अभी रिश्ता पक्का कर देते हैं। मैंने उस आलूवालिया का चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए। उम्र में वो मेरे पापा से भी बड़ा था और उसको मैंने कई बार टीवी पर देखा था। वो औरतों को छेड़ने के मामले में कई बार जेल जा चुका था। मैंने पापा की ओर गुस्से से देखा और बाहर निकल आई। नव्या, चलो। नव्या, तुम्हें तभी नाम की चीज है कि नहीं? कितना बुरा लगा होगा मिस्टर अहलूवालिया को। पापा, वो इंसान नहीं, वो राक्षस है। कितनी औरतों ने उस पर केस किया, फिर भी मुझे नरक में डाल रहे हैं। अरे वो पैसे वाले हैं और पैसे वाले को सब माफ होता है। तुम्हें उससे शादी करनी है बस, और बदले में। पापा बोलते बोलते रुक गए, पर मुझे उन पर शक हुआ। बदले में क्या पापा? बदले में तुम्हें अपनी माँ की केमिकल फैक्ट्री ऋषि के नाम करनी होगी, तभी कनिका की उससे शादी हो पाएगी। गॉड, बिल्कुल भी नहीं। वो फैक्ट्री किसी के नाम नहीं होगी मेरे जीते जी, और मैं इस बुढ़े आलू वाले से कभी शादी नहीं करूंगी। जो ड्रिंक पापा ने मुझे ऑफर की थी उसमें नशे की गोली थी, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई। मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी और आरफ मेरे साथ नहीं था। आरफ, 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 एक्सक्यूज मी, आपने मेरे बच्चे को देखा है क्या? छोड़ा।
लेटर पढ़कर जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई। वो लेटर मेरे पापा ने छोड़ा था और उसमें लिखा था, तुम्हारा नाजायज बेटा हमारे कब्जे में है, अगर उसकी सलामती चाहती हो तो शादी के पेपर्स पर साइन करके हमारे घर आ जाओ। मैंने हिम्मत जुटाई, पर मैं इस शहर में किसी को नहीं जानती थी। तभी मुझे अविनाश आहूजा का ख्याल आया और मैंने उसको फोन किया। हेलो हेलो, मैं नव्या बोल रही हूँ अविनाश जी, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। मेरे बच्चे आरव, उसको किसने किडनैप कर लिया है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज प्लीज। नव्या, नव्या तुम बिल्कुल चिंता मत करो, और वो कुछ नहीं होगा। मैं अभी फ्लाइट लेकर रात तक वहां पहुंचता हूँ। हेलो हेलो। मेरी आखिरी उम्मीद अविनाश भी इस वक्त इस शहर में नहीं था, पर मुझे किसी भी हाल में मेरे बेटे आरव को बचाना था। बिल्कुल भी चालाकी मत करना प्लीज, नहीं तो मेरे बेटे को बचाने के चक्कर में एक बेटी को अपने बाप पे गोली चलानी पड़ेगी। प्लीज बाबा, बिल्कुल जल्दी आओ बेटा, मामा के पास आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ। और कितना तड़पाओगी नव्या? मैं तो तुम्हें महारानी बना कर रखना चाहता, मगर अगर तुम कैदी बनकर रहना चाहती हो तो कैदी बनाकर रख लेगी। मेरी दोनों ओर खतरा मंडरा रहा था, पर आरव के लिए सब कुछ जायज था, इसलिए मुझे मजबूरन आलूवालिया से शादी करने के लिए मैरिज पेपर्स पर साइन करना पड़ा। अब आरव से मुलाकात होगी। वक्त भी कितना जल्दी बदलता है ना नव्या। 6 साल पहले तुम ऋषि के साथ थी और अब देखो तुम आलूवालिया के साथ। वैसे आलूवालिया की दूसरी बीवी कहाँ गई, किसी को कुछ नहीं पता। तुम जरा बच के रहना ना नव्या। तुम भी जरा बच के रहना करने का, क्योंकि ऋषि तुमसे शादी कर रहा है मेरी प्रॉपर्टी के लिए। कहीं उसको प्रॉपर्टी मिलने के बाद वो तुमको ना छोड़ दे। खबरदार नव्या, अगर ऋषि के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो। सर, तुम्हें अपने बच्चे की जान की चिंता नहीं है, इसलिए इतना नाटक कर रही हो? मेरी बात ध्यान से सुन लो, आलू वाले से शादी करने में ही हम सबकी भलाई है। चलो। नहीं पापा, चलो चलो। सब लोग मेरी बर्बादी का तमाशा देख रहे थे और कनिका ऋषि का हाथ पकड़े हंस रही थी। मेरे अंदर लड़ने की ताकत नहीं थी। शादी के फेरे लेते हुए बस मुझे आलूवालिया की हवस भरी आंखें दिखाई दे रही थी। मैं रोते हुए शादी का आखिरी फेरा ले रही थी कि तभी मम्मा! आरव! मम्मा! तू ठीक है ना? हाँ? मम्मा, अब आपको शादी करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये शादी नहीं करनी। ये क्या नाटक है नव्या? तुम्हारे बेटे को तुम जिंदा देखना चाहती हो या नहीं? बहुत हो गया, अब मैं आपसे बिल्कुल नहीं डरने वाली पापा, और मेरे बेटे को कोई छू भी नहीं सकता। आरव, जल्दी आओ। सब देख रहे हैं नव्या, लोग देख रहे हैं। अभी भी समझ जाओ, उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। पहले तो मेरे बच्चे को किडनैप किया, फिर मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे हो, और अब अच्छा बनने का ढोंग कर रहे हो पापा। इतनी बड़ी बेइज्जती। मिस्टर सिन्हा, द डील इज ऑफ। मिस्टर आलूवालिया, मिस्टर आलूवालिया, मिस्टर आलूवालिया। अरे बाप तेरा मेरी जिंदगी बनाने जा रहा था,
बाप नहीं हैवान है आप, जो मेरी शादी इतने घटिया इंसान से करवाने जा रहे थे आप। अगर मैं हैवान हूं ना तो तुम मेरे को दूध में धुली नहीं हो। आप ठीक कह रहे हैं पापा, मुझे तो इससे अपनी सौतेली बहन कहते हुए भी शर्म आ रही है। आपने इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा था और इसके तेवर तो देखो। तू और तेरा बच्चा मेरे हाथों से बचोगे नहीं। अगर किसी ने उस बच्चे को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे अविनाश में एक सहारा दिखता था और मैं उसके गले से लिपट गई, पर तभी मुझे एक जानी पहचानी सी खुशबू आई। ये उसका स्पेशल परफ्यूम है, पर जैसे मुझे इस खुशबू के बारे में याद आया, मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। ये खुशबू बिल्कुल वैसी ही थी। नव्या, क्या तुम मुझसे शादी करोगी अभी इसी वक्त? नव्या इससे पहले कि अविनाश के सवाल का जवाब देती, उसकी आंख खुली और उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। ये सब शायद दवाइयों का असर था जो उसे अजीब अजीब से सपने आ रहे थे। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ बीते दिनों क्या हुआ था। उसे कुछ अच्छे से याद नहीं आ रहा था। वो झट से उठकर बैठ गई और आवाज लगाई, आरव। पर उसने देखा कि उसके पास आरव नहीं था। उसके सामने शेखर मौजूद था, जो उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। आरव कहाँ है? नव्या ने सबसे पहला सवाल किया। होश आ गया तुम्हें? कैसा फील हो रहा है अब? शेखर ने दबी हुई आवाज में पूछा। ये सुनकर नव्या को इरिटेशन हो रही थी। मैं जानती हूँ कि आपको मेरी लाइफ, मेरी हेल्थ और मेरे बेटे से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये दिखावा बंद करिए और बताइए कि मेरा बेटा आरव कहाँ है। ये सुनकर शेखर के चेहरे पर गुस्से की बजाय हंसी थी। मैं सच में तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ रहा हूँ। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। मेरा बेटा कहाँ है? नव्या कमजोर कदमों से बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन आरव कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। नव्या तुरंत शेखर के पास आई और उसे घूरते हुए पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? क्या किया है आप लोगों ने उसके साथ? ये सुनकर शेखर और जोर से हंसने लगा। क्या किया है? अरे वो हमारा ग्रैंडसन है, हम उसके साथ क्या करेंगे? अभी तो कनिका उसे बाहर लंच के लिए ले गई है, आ जाएगा वापस। ये सुनकर नव्या का मन घबरा रहा था। वो जानती थी कि उसका परिवार उसके और आरव के बारे में कभी अच्छा नहीं सोच सकता है। कल तक तो आपको ग्रैंडसन शब्द सुनने में भी दिक्कत हो रही थी, और आज आरव आपका ग्रैंडसन हो गया। आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? आरव कहाँ है? उसे अभी के अभी वापस बुलाइए। नव्या ने इस बार चिल्लाते हुए कहा। अरे शांत हो जाओ, आरव को मैं अभी के अभी वापस बुला लूंगा, लेकिन मेरी बस एक शर्त है। ये सुनकर नव्या अंदर तक हिल गई थी। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसका अपना परिवार उसके बेटे का सौदा करेगा। अविनाश आहूजा, उससे मेरी मीटिंग करवानी है। एक बार वो हमारा बिजनेस पार्टनर बन जाए, उसके बाद मैं आरव को तुम्हारे पास भेज दूंगा। ये सुनकर नव्या बेड पर बैठ गई थी। आप ये क्या कह रहे हैं पापा? हाँ, मतलब सिर्फ पार्टनरशिप की ही बात है। एक बार वो हो जाए, फिर आरव तुम्हारे पास। पापा, आरव को वापस बुलाइए अभी के अभी। मुझे आपकी कोई शर्त मंजूर नहीं है, ना ही मैं आपकी कोई बात मानने वाली हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना बेटा चाहिए। नव्या ने गुस्से में शेखर को घूरते हुए कहा। देखो, अगर ऐसा है तो भूल जाओ कि तुम आरव को यहाँ से ले जा पाओगी। कोई बात नहीं, उसे यहीं हमारे पास छोड़ दो। वैसे भी एक सिंगल मदर की परवरिश से ज्यादा अच्छी एक परिवार की परवरिश होती है। आखिरकार वो हमारा ग्रैंडसन है। मैं कैसे अविनाश से बात करूंगी? मैं तो उसे जानती तक नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। मैं कहाँ ढूंढूंगी उसे? नव्या ने सोचा और अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तुम्हारे पास समय जरा कम है। जितनी जल्दी ये काम करोगी, आरव के लिए उतना अच्छा होगा, शेखर ने कहा और वहां से चला गया। उसने एक बार भी मुड़कर नव्या की हालत नहीं देखी। नव्या रोते हुए अकेले हॉस्पिटल के बेड के पास खड़ी हुई थी। नहीं, मुझे आरव को जल्द से जल्द वापस बुलाना होगा। मैं उसे कनिका के साथ थोड़ी देर भी नहीं छोड़ सकती। वो आरव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। पता नहीं वो उसके साथ क्या। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। मुझे जल्द से जल्द अविनाश आहूजा को ढूंढना होगा।
उससे बात करनी होगी। नव्या ने हड़बड़ाते हुए अपने आंसू पोंछे और अपने अंदर हिम्मत जुटाई। उसने तेजी से अपना फोन उठाया और तुरंत अविनाश के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। पूरे रास्ते आरव की चिंता करते हुए वो जैसे तैसे ऑटो से अविनाश के ऑफिस के बाहर पहुंची। उतरते ही उसने देखा कि उसके सामने एक चमचमाती कांच की बिल्डिंग है। वो दौड़ती हुई ऑफिस के अंदर जा रही थी, पर उसे गार्ड ने बाहर ही रोक लिया। रुकिए मैडम, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। किससे मिलना है आपको? गार्ड ने पूछा। देखिए, मुझे अविनाश आहूजा से मिलना है। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, नव्या ने घबराहट से कहा। आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? गार्ड ने पूछा। ये सुनकर नव्या और घबरा गई। नहीं, मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं है, पर मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज आप एक बार अंदर इन्फॉर्म तो कर दीजिए। नहीं मैडम, हम बिना अपॉइंटमेंट के आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। क्या करूं मैं? अगर मैं अविनाश से नहीं मिली तो पापा आरव को वापस नहीं बुलाएंगे। नहीं, मुझे जल्द से जल्द अविनाश से मिलना होगा। नव्या बार बार ये सोचकर ऑफिस के गेट के अंदर देख रही थी, पर फिर उसकी नजर गार्ड पर पड़ी। वो समझ गई थी कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देगा। नव्या खड़ी तो बाहर थी, लेकिन उसकी नजर गेट के अंदर थी। वो झांक झांक कर ऑफिस के अंदर देख रही थी, लेकिन उसे अविनाश की झलक तक नजर नहीं आ रही थी। मैं अविनाश से बिना मिले यहां से नहीं जाऊंगी, यहीं बाहर बैठकर उसका वेट कर लेती हूँ, नव्या ने खुद से कहा, और मेन गेट के बाहर लगी बेंच पर वो चुपचाप बैठ गई। जैसे ही नव्या ने एक और बार पीछे मुड़कर ऑफिस की ओर देखा, उसे दिखाई दिया कि अविनाश तेजी से कार का दरवाजा खोलकर उसके अंदर बैठ रहा था। लगता है अविनाश कहीं जा रहा है, मुझे उससे मिलना है, कहते हुए नव्या कार के पास जाने लगी। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही कार वहां से निकल गई। नव्या ने देखा कि अविनाश कार के अंदर फोन पर बात करने में बिजी था, इसलिए उसका ध्यान नव्या पर गया ही नहीं। अविनाश, अविनाश रुको, प्लीज स्टॉप, कहते हुए नव्या कार के पीछे भागी, लेकिन उसके भारी गले की आवाज अविनाश तक नहीं पहुंची। तभी नव्या ने कुछ सोचा और तेजी से दौड़ते हुए आगे आने लगी। जैसे ही कार राइट टर्न लेकर वहां से निकलने वाली थी, नव्या दौड़ते हुए अचानक कार के सामने आकर खड़ी हो गई। कार नव्या से 4 इंच की दूरी पर रुक गई। What the hell? ये लड़की? शशांक ने कहा और गुस्से में गाड़ी से उतर के नव्या के पास आया। आपको हम लोगों से कोई प्रॉब्लम है क्या? आप इस तरह से हमारी गाड़ी के नीचे क्यों आना चाहती थी? देखिए, मुझे मिस्टर आहूजा से मिलना है अभी। ये सुनकर शशांक हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सारी हरकतें करने के बाद नव्या फिर से अविनाश से मिलना चाहती थी। शशांक ने पलटकर कार की ओर देखा। सर की अभी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, मुझे नहीं लगता वो आपसे अभी मिल पाएंगे, शशांक ने कहा। देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, नव्या ने घबरा कर कहा। उसकी सांसें फूल रही थी और माथे से पसीना टपक रहा था। उसकी हालत देखकर शशांक भी सोच में पड़ गया। लेट मी सी, कहकर शशांक कार के पास गया। थैंक यू सो मच, नव्या ने खुशी से कहा। उसे शशांक की हाँ के साथ आरव के वापस मिलने की उम्मीद मिल गई थी। शशांक कार के पास गया और अविनाश के पास वाली विंडो को नॉक किया। जैसे ही अविनाश ने खिड़की नीचे की, शशांक ने नव्या की ओर इशारा करते हुए कहा, सर, वो लेडी आपसे मिलना चाहती है। अविनाश ने अपना सिर टेढ़ा करके शशांक के पीछे देखा तो वहां पर नव्या खड़ी थी। ये फिर से? उसके मुंह से निकला। अविनाश ने अपना सिर नीचे किया और अपनी घड़ी की ओर देखकर कहा, क्लाइंट हमारा वेट कर रहे होंगे, अभी ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है। कुछ सेकंड्स सोचने के बाद उसने अपनी कड़क आवाज में शशांक से कहा, उससे कह दो मैं नहीं मिल पाऊंगा अभी, आई एम बिजी। नहीं, अगर वो मेरी हेल्प नहीं करेगा तो मैं आरव को वापस कैसे बुलाऊंगी? मिस्टर आहूजा, प्लीज लिसन टू मी, नव्या ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। पर उसके सामने से अविनाश की कार फिर से गुजरने लग गई। इस बार नव्या फिर से गाड़ी के सामने आ गई। वो पीछे की तरफ जा रही थी और कार उसकी तरफ, लेकिन ना शशांक रुक रहा था और ना ही नव्या गाड़ी के सामने से हट रही थी। मिस्टर आहूजा, प्लीज,
I will take only 5 minutes. It's urgent. Please listen to me. एक बार मुझसे मिल लीजिए. सर, क्या करना है? ऐसा लग रहा है जैसे सच में कुछ बहुत अर्जेंट मैटर है. शशांक ने कुछ सोचते हुए कहा. अविनाश ने अपना सर उठाया और फिर एक बार नव्या को सर से पैर तक ध्यान से देखा. उसकी कमजोरी और परेशानी उसके चेहरे से झलक रही थी. रोक दो गाड़ी, अविनाश ने भारी आवाज में कहा. ये सुनते ही शशांक ने तेजी से ब्रेक लगा दी. जैसे ही कार रुकी, नव्या की उम्मीद फिर से जाग गई. मुझे आपकी मदद चाहिए. मेरा बेटा आरव, ही इज इन डेंजर. क्या हुआ है? अविनाश ने पूछा. आरव, उसे मेरे पापा ने कहीं छुपा लिया है. मैं नहीं जानती वो कहाँ है. उसे वापस लाने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज. देखिए, मैं जानती हूँ आपको मेरा बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर मेरा यकीन करिए, अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन होता तो मैं कभी आपसे हेल्प लेने नहीं आती, आपको परेशान नहीं करती. नव्या की घबराहट, बेचैनी उसके एक एक शब्द से झलक रही थी. अविनाश एकटक नव्या को देख रहा था. आई कांट बिलीव तुम मेरे पास हेल्प के लिए आई हो, अविनाश ने नव्या को चिढ़ाते हुए कहा. देखिए, ये मजाक का वक्त नहीं है. मुझे सच में आपकी हेल्प चाहिए. मैं 3 घंटे से आपका यहाँ वेट कर रही हूँ. आपको क्या लग रहा है मैं यहाँ टाइम पास करने के लिए आई हूँ? नव्या अब इतनी घबराई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी आवाज कब तेज हो गई. अविनाश चुपचाप उसे सुन रहा था. नव्या ने तुरंत अपने अंदर उबलता हुआ गुस्सा शांत किया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा. सॉरी, देखिए मैं बहुत परेशान हूं. आप प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए. बदले में आपको जो भी चाहिए मैं देने को तैयार हूं. एनीथिंग यू वांट. उसने नव्या को चिढ़ाते हुए कहा. एनीथिंग आई वांट. नव्या ने अपनी आंखें बंद की और अपने आप को अविनाश से पीछे कर लिया. उसे एक पल में एहसास हो गया जैसे उसने यहां पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी. सॉरी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे आप मेरी सिचुएशन समझेंगे, मेरे बेटे को बचाने में मेरी हेल्प करेंगे, पर आपने मुझे बता दिया कि मैं कितना गलत सोच रही थी. माफ करना, मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था. आपने मुझे अपने कीमती 5 मिनट दिए, उसके लिए थैंक यू. भारी गले से इतना सब कुछ कहकर नव्या गाड़ी से उतर गई. क्या है इस लड़की में जो... एनीवेज, शशांक, लेट्स मूव. उसके इतना कहते ही शशांक ने गाड़ी स्टार्ट की और इस बार नव्या के सामने से वो लोग वहां से निकल गए. नव्या अब बिल्कुल अकेली थी. उसके पास मदद करने के लिए कोई भी नहीं था. अपने बेटे को बचाने के लिए मैं किसी और का इंतजार नहीं कर सकती. अब मुझे ही कुछ करना होगा. कुछ देर तक वो वहीं खड़ी होकर सोचती रही कि उसे कहाँ जाना चाहिए. फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया. पापा ने अगर आरव को छुपाया है तो हो सकता है कि आरव उनके घर में ही कहीं हो सकता है कि उसे किसी कमरे में छुपाया हो. मुझे सबसे पहले आरव की तलाश वहीं से शुरू करनी चाहिए. ये सोचकर नव्या ने तुरंत वहां से गुजरता हुआ एक ऑटो किया और उसमें तेजी से बैठ गई. वो ऑटो सीधा सिन्हा पैराडाइज के सामने जाकर रुका. मैं मेन गेट से तो अंदर नहीं जा सकती, नव्या ने सोचा. फिर उसे वो रास्ता याद आया जिससे वो बचपन में कई बार जाया करती थी. ये सोचकर नव्या बाहर खड़े गार्ड से छुपते छुपाते पैराडाइज के पीछे वाले दरवाजे पर पहुंच गई. उसने पीछे वाले बगीचे से दबे पांव सिन्हा पैराडाइज के अंदर कदम रखा. लगता है कोई आ रहा है. किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो आरव के लिए मुसीबत हो जाएगी. सोचते हुए नव्या ने खुद को एक पेड़ के पीछे छुपा लिया. डर के कारण उसकी सांसें तेज थीं और तभी उसे कनिका की आवाज आई. आई एम सो टायर्ड बेबी. तो आओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, ऋषि ने बड़े ही पोलाइट अंदाज में कहा. नव्या पेड़ के पीछे से छुपकर ऋषि और कनिका की बातें सुन रही थी. गुस्से से उसकी मुट्ठियां बंध गई थी. जो बातें आज ऋषि कनिका के साथ कर रहा था, ठीक वैसी ही बातें वो 6 साल पहले नव्या से किया करता था. ये सोचकर ही नव्या को इरिटेशन हो रही थी. उसे वो पल याद आ रहा था जब वो अपने प्यार की भीख मांग रही थी और ऋषि ने उस पर तिनका भर भी भरोसा नहीं किया.
और वैसे भी रेस्ट करने का टाइम कहाँ है? डैड ने उस तूफानी बच्चे की जिम्मेदारी जो दे रखी है वो वहाँ होटल में है। अगर वहाँ कोई भी प्रॉब्लम हुई तो पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं। कनिका के मुंह से ये सुनकर अचानक नव्या अपने ख्यालों से बाहर आई। आरव के बारे में सुनते ही उसके कान खड़े हो गए थे। होटल में? किस होटल में? अगर कनिका यहाँ है तो आरव वहाँ किसके साथ है? नव्या के मन में ढेरों सवाल घूम रहे थे। नव्या अपने पापा से मिलने जरूर आई थी, पर उसे ये एहसास हो गया था कि अब उसे इस परिवार से दूर ही रहना चाहिए। ऋषि ने नव्या से उस रात के बारे में बात करनी शुरू कर दी, जिसके बाद नव्या गुस्से में सच कहने वाली थी। बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? तुम्हारे साथ गलत हुआ मतलब? क्या हुआ था उस रात? ऋषि ने बड़ी क्यूरियोसिटी से पूछा। उसकी आवाज और हाव भाव में एक अलग सी बेचैनी दिखाई और सुनाई दे रही थी। इससे पहले कि नव्या कुछ और कहती, पीछे से कनिका की रोमांटिक सी आवाज आई। बेबी, तुम वहां क्या कर रहे हो? ये आवाज सुनते ही नव्या ने खुद को सच बताने से रोक लिया। कनिका का चेहरा देखकर नव्या को याद आ गया कि कैसे उसने ये सब कुछ ऋषि को हासिल करने के लिए किया था। कनिका ने आते ही ऋषि की बाहों में बाहें डाल ली और नव्या की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। उसने एक ही पल में नव्या को ये एहसास दिला दिया था कि वो चाहे तो भी ऋषि को सच नहीं बता सकती। बिल्कुल सही वक्त पर आई हो कनिका, हमेशा की तरह, नव्या ने कनिका को टॉन्ट करते हुए कहा। ऋषि को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि अभी भी उसे उसके सवालों का जवाब नहीं मिला था। नव्या, तुम अपनी ही बहन से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? हाँ, वो आई है सही वक्त पर। जब तुम नहीं थी तब वो थी मेरे साथ। तुमने जो तोड़ दिया था ना, उसे जोड़ा है कनिका ने। तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए उसे। थैंक्स? व्हाई नॉट? थैंक यू कनिका, नव्या ने टॉन्ट में हंसते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें मुझसे कोई भी सवाल करने चाहिए। तुम दोनों की सगाई होने वाली है ना? यू गाइज एंजॉय प्लीज एंड जस्ट लीव मी अलोन। इतना कहकर नव्या गुस्से में वहां से निकल गई। देखा इसका एटीट्यूड? खैर छोड़ो हनी, हमें भी अपनी एंगेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी दीदी की चिंता करने के लिए डैड हैं। उन्होंने दीदी के बारे में कुछ सोच रखा है। ये कहकर कनिका धीरे से मुस्कुराने लगी। उधर नव्या कैब में बैठकर वापस दादी के घर के लिए निकल गई थी। उसे रह रहकर अपने पापा की बातें याद आ रही थी। नानू नहीं चाहते कि मैं पार्टी में आऊं? आरव ने उदास चेहरे के साथ नव्या को देखते हुए पूछा। उसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन उसे ये तो समझ आ ही गया था कि उसे यहाँ पर दादी के अलावा और कोई भी पसंद नहीं कर रहा था। उसकी ये फीलिंग देखकर नव्या के दिल के टुकड़े हो गए थे। उसने तुरंत आरव को साइड हग किया और प्यार से कहा, मेरा बच्चा, मम्मा आपके बिना किसी पार्टी में जा सकती है क्या? नानू थोड़े गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया, पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। मम्मा जहां भी जाएगी आपको लेकर ही जाएगी। नव्या ने आरव को बहला तो दिया था, लेकिन उसके मन में अभी भी उथल पुथल मची हुई थी। एक तरफ उसे अपने परिवार की नफरत झेलनी थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसे आरव के कोमल मन का ध्यान भी रखना था। आई विश ये 2 दिन शांति से बीत जाएं और इस एंगेजमेंट के बाद मैं आरव को लेकर वापस अपनी दुनिया में चली जाऊं, नव्या ने मन में कहा। वो बस इन दिनों के कटने का इंतजार कर रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके परिवार ने उसे यहाँ इतनी आसानी से वापस जाने के लिए नहीं बुलाया था। उसे तो भनक भी नहीं थी कि शेखर ने उसके लिए क्या सोच रखा था। नव्या अपनी दादी के घर आराम से रह रही थी और देखते देखते पलक झपकते कब 2 दिन निकल गए उसे पता भी नहीं चला। आज एंगेजमेंट पार्टी थी। शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल द राइजिंग स्टार में ऋषि शेखावत और कनिका सिन्हा की सगाई होने वाली थी। इस होटल का नाम ही ये बताने के लिए काफी था कि शेखावत और सिन्हा बिजनेस वर्ल्ड में किस ओहदे पर थे। यही नहीं, इस पार्टी में देश के जाने माने लोग और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शरीक होने वाले थे, जिनमें से एक थे मिस्टर अहलूवालिया। उनकी उम्र 45 साल थी, इसलिए बिजनेस में उनके इतने सालों के एक्सपीरियंस से हर कोई प्रभावित था।
तैयार होने के बाद शेखर ने सबसे पहले ऋषि को अपने कमरे में बुलाया। शेखर अंकल, आपने बुलाया मुझे? ऋषि ने दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा। यस, अंदर आओ। और ये अभी तक अंकल अंकल क्या लगा रखा है? कॉल मी डैड। शेखर ने मुस्कुराकर कहा। यह सुनकर ऋषि को जरा संकोच जरूर हो रहा था, पर फिर भी उसने हाँ में अपने सिर को हिला दिया। ऋषि, आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शादी सिर्फ शादी नहीं है, बल्कि हमारे फैमिली बिजनेस को मजबूत करने का एक तरीका भी है। मैं आज तुम्हें अपनी सबसे प्रेशियस डॉटर देने जा रहा हूं। आई होप तुम उसका अच्छे से ख्याल रखोगे। शेखर ने सीरियस आवाज में कहा। आप बेफिक्र रहिए डैड, मैं कनिका का पूरा ख्याल रखूंगा। ऋषि ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आज पार्टी में हमारे कुछ खास गेस्ट्स आने वाले हैं। मिस्टर अहलूवालिया से मिलने कई लोग आएंगे पार्टी में आज। बड़ी मुश्किल से वो यहाँ आने के लिए राजी हुए हैं। तुम तो जानते ही हो, उनसे रिश्ते बनाने का लोग एक मौका ढूंढते हैं, और आज कई लोग इस पार्टी को मौका बना देंगे। ध्यान रहे, उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शेखर ने कहा। ऋषि शेखर की हर एक बात अच्छे से समझ रहा था। तभी शेखर ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर ऋषि का मूड ही खराब हो गया। आज नव्या भी आने वाली है, शेखर ने कहा। आपको लगता है वो आएगी? ऋषि ने हैरानी से पूछा। जरूर आएगी, मैंने बुलाया है उसे। वो मेरी बात नहीं टालेगी। वो मेरे एक फोन पर भागती हुई चंडीगढ़ वापस आ गई। वो इस पार्टी में जरूर आएगी, आई नो। शेखर ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ, बस आज वो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। ऋषि ने गहरी सांस लेते हुए कहा। थोड़ी देर बाद सभी गेस्ट्स वेन्यू पर पहुंचने शुरू हो गए थे। कनिका आज खुशी से फूली नहीं समा रही थी। इस दिन के लिए उसने ना जाने कितने पापड़ बेले थे, इसलिए ये खुशी उससे छुपाए नहीं छुप रही थी। रेड कलर के गाउन में उसका फिगर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। कंधे तक खुले बाल, हैवी मेकअप और रेड लिपस्टिक के साथ कनिका स्मार्ट और सुंदर दोनों लग रही थी। वो ऋषि के पास आई और उसके हाथों में हाथ डालने के बाद दोनों सीढ़ी से नीचे उतरने लगे। वहां खड़े हर गेस्ट की नजर उन दोनों पर ही टिकी हुई थी। उफ, सच अ ड्रीमी एंट्री। आई विश मेरे लिए भी कोई ऐसा अमीर राजकुमार आ जाए। गेस्ट में खड़ी एक लड़की ने दूसरी के कान में कहा। ऐसा राजकुमार पाने के लिए बड़ा चालाक होना पड़ता है, दूसरी ने कहा। क्या मतलब? अरे तुझे नहीं पता? ये राजकुमार तो इसकी दीदी का फियांसे था। मैंने तो सुना है इसने ही अपनी बहन को यहाँ से भगाया और उसके बाद खुद उसके फियांसे से शादी करने जा रही है। लोगों के बीच इस बात को लेकर कानाफूसी शुरू हो गई थी कि कनिका की बड़ी बहन को कई सालों से किसी ने भी नहीं देखा है। अरे सालों हो गए नव्या को देखे। इस सिन्हा परिवार ने ना जाने कहाँ गायब कर दिया उसे। अरे मैंने तो सुना है कि 6 साल पहले नव्या और ऋषि की शादी होने वाली थी, फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो अचानक यहाँ से चली गई। इस शिखा ने भी वही किया था, शादीशुदा मिस्टर सिन्हा को उनकी वाइफ से दूर कर खुद उनसे शादी कर ली थी। क्या पता इसकी बेटी कनिका ने भी वही किया हो नव्या के साथ। आज अगर वो होती तो इस कनिका की तरफ कोई देखता भी नहीं। उसकी पर्सनालिटी के आगे कभी कनिका दिखाई ही नहीं दी, इसलिए तो जलती है कनिका अपनी बड़ी बहन से। नव्या का तो औरा ही कुछ अलग है। मेहमानों के बीच कनिका और नव्या को लेकर कंपैरिजन हो रहा था। तभी उनमें से किसी एक गेस्ट ने मजाक मस्ती में तेज आवाज में कहा, मिस्टर सिन्हा, आपकी बड़ी बेटी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? जहां तक मुझे याद है ये तो वही ऋषि शेखावत है ना, जिससे आपकी बड़ी बेटी नव्या की शादी होने वाली थी। ये बात जोर से उठते ही मानो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था। हर किसी का मुंह खुला और आंखें फटी रह गई थी। कनिका का मुस्कुराता चेहरा गुस्से में तब्दील हो गया था और ऋषि को अचानक नव्या याद आ गई थी। मेहमानों के बीच हो रही बातों से शेखर का खून खौल रहा था। इससे पहले कि शेखर इस बात का जवाब दे पाता, अचानक से लोगों ने पीछे पलटकर देखना शुरू कर दिया।
वो देखो नव्या आ गई। ब्लू साड़ी में नव्या आरव का हाथ पकड़े उस पार्टी में आ रही थी। वहां मौजूद हर गेस्ट का ध्यान एक ही पल में नव्या ने अपनी ओर खींच लिया था। वाओ, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, वहां खड़े एक गेस्ट ने कहा। नव्या को आरव के साथ देखकर शेखर, कनिका, ऋषि और शिखा का पारा चढ़ गया था। शेखर घूर कर नव्या और आरव को देख रहा था। वो तमतमाते हुए आगे आया और नव्या के सामने खड़े होकर उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। तुम यहाँ इस लड़के के साथ क्या कर रही हो? तुम जानबूझकर अपनी बहन की एंगेजमेंट पार्टी खराब करने आई हो ना? शेखर ने नव्या को घूरते हुए कहा। इस लड़के का नाम आरव है और आरव मेरा बेटा है। और वैसे भी आपने तो मुझे बेंगलुरु से इसी सगाई के लिए बुलाया है ना, तो लीजिए, आई एम हियर। नव्या ने भी शेखर की आंखों में देखते हुए कहा, डोंट यू, मैंने कहा था कि तुम इस लड़के को लेकर यहाँ नहीं आ सकती। अभी के अभी इसे यहाँ से भेजो, वरना मैं इसका हाथ पकड़कर इसे यहाँ से निकाल दूंगा। मेरे बेटे को छूने के बारे में सोचिएगा भी मत। अगर आपको मेरे यहाँ होने से इतनी ही दिक्कत है तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। इतना कहकर नव्या वहां से जाने के लिए मुड़ गई, पर तभी पीछे से कनिका की घबराई हुई आवाज आई, दीदी स्टॉप। वो दौड़ते हुए नव्या के पास आई और दिखावटी फिक्र के साथ बोली, तुम भी ना दीदी, डैड गुस्से में है। 2-4 शब्द ज्यादा कह भी दिए तो क्या तुम सच में यहाँ से चली जाओगी? नव्या को उसके एक्सप्रेशंस के साथ साथ उसकी एक एक बात भी फेक लग रही थी। तुम्हें देखकर डैड को सब कुछ याद आ जाता है। तुम जानती नहीं हो 6 साल पहले उन्होंने क्या कुछ सहा है, इसलिए वो फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। प्लीज अब गुस्सा छोड़ दो। आज मेरी एंगेजमेंट है एंड आई नीड योर ब्लेसिंग्स। कनिका ने ऋषि का हाथ पकड़ते हुए कहा। उसका चेहरा देखकर नव्या समझ गई थी कि वो क्या साबित करना चाहती थी। ऋषि को आज ऑफिशियली अपना बनाकर कनिका एक बार फिर नव्या को हारता हुआ देखना चाहती थी, इसलिए वो किसी भी तरह से उसे एंगेजमेंट तक रोक रही थी। नव्या चुपचाप कनिका का ये तमाशा देख रही थी। डैड, अब प्लीज आप ही कुछ कहिए ना दीदी से। दीदी आपके रोकने पर ही रुकेगी। मेरी बातों का तो कुछ खास असर हो ही नहीं रहा। कनिका ने मुस्कुराकर कहा। शेखर गुस्से में आरव की तरफ देख रहा था। पार्टी में खड़े लोगों की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। फिर अचानक उसका ध्यान मिस्टर अहलूवालिया पर गया। उसने अपने दिमाग को ठंडा किया और कुछ सोचने लगा। उसने नव्या से कहा, ठीक है, तुम रुक सकती हो, लेकिन एक किनारे पर चुपचाप खड़ी हो जाओ। मैं नहीं चाहता तुम्हारा ये बेटा आरव हर जगह घूमे और लोग इसे देखकर 10 सवाल करें। क्या नव्या मान लेगी शेखर की बात? क्या चल रहा था शेखर के दिमाग में? क्या नया मोड़ लाएगी ये पार्टी नव्या की जिंदगी में? ये सब जो अभी हुआ था वो नव्या के ख्यालों की गुत्थी थी। उसे अच्छे से याद था कि किस तरह उसके पिता ने उसके साथ एंगेजमेंट पार्टी में ज्यादती करी थी, किस तरह उन्होंने आरव के खिलाफ बुरे शब्दों का प्रयोग किया था, और आज वही आरव को किसी होटल में छुपाए हुए थे। आरव का नाम सुनते ही ऋषि के तन बदन में मानो आग सी लग जाती थी। उसे एक ही झटके में नव्या का दिया धोखा याद आ जाता था। आई जस्ट हेट दैट किड, ऋषि ने दांत पीसते हुए चिढ़कर कहा। पर इस वक्त वो हमारी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए न चाहते हुए भी मुझे उसका ध्यान रखना पड़ेगा। डैड का ऑर्डर है। डोंट टेक स्ट्रेस, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। कुछ सोचकर ऋषि ने कहा, सच तुम चलोगे मेरे साथ? दैट वुड बी अ ह्यूज हेल्प, कनिका ने कहा और ऋषि को हक कर लिया। इसके बाद दोनों होटल जाने के लिए घर से बाहर निकलने लगे। आरव तक पहुंचने का यही सही मौका है, मुझे जल्द से जल्द इनका पीछा करना होगा, नव्या ने खुद से कहा, और उन दोनों के निकलते ही खुद भी पीछे से बाहर निकलकर आगे वाले गेट पर पहुंच गई। उसने छुपकर कनिका और ऋषि को कार से निकलते हुए देखा और उनके जाते ही तुरंत उसने एक ऑटो कर लिया। कुछ देर बाद उसने देखा ऋषि की कार होटल गैलेक्सी के सामने रुकी। कुछ दूरी पर ही नव्या ने ओमेटो रुकवा दी और वहीं पर उतर गई। वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। आखिरकार बात आरव की थी।
उसने उत्तर के देखा तो सामने एक आलीशान होटल था। नव्या ने उनके पीछे जाने की कोशिश की। वहां के स्टाफ मेंबर ने उसे रोक लिया। एक्सक्यूज मी मैम, कैन आई सी योर मेंबरशिप कार्ड? स्टाफ मेंबर ने पूछा। सॉरी, मेरे पास कोई कार्ड नहीं है। उसकी नजर अभी भी ऋषि और कनिका पर थी। देन आई एम सॉरी मैम, हम बिना मेंबरशिप कार्ड के आपको अंदर जाने नहीं दे सकते हैं, स्टाफ मेंबर ने फॉर्मल तरह से कहा। इसी होटल के 5वें फ्लोर पर एक प्रेसिडेंशियल स्वीट था जहां सिर्फ अमीर आकर ठहरते थे। आज इस कमरे में अविनाश अपने डैड रतन आहूजा और मॉम शिरीन आहूजा के साथ डिनर करने के लिए आया था। शिरीन और रतन कुछ समय से बिजनेस के सिलसिले में लंदन थे। कल ही वो लंदन से वापस चंडीगढ़ आए थे, इसलिए वो सबसे पहले अपने बेटे अविनाश के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते थे। तुम्हें हमारे साथ लंदन आना चाहिए था, इट वॉज ग्रेट, शिरीन ने कहा। दिखने में स्मार्ट, एलिगेंट और क्लासी शिरीन हमेशा से वर्किंग थी। लाइफ में सब कुछ हासिल किया था, लेकिन अब उनकी बस एक ही चिंता थी, अविनाश की शादी। आई नो मॉम, लंदन जाकर भी आप मेरा पीछा नहीं छोड़ देने वाली थी। मुझे पता है वहाँ भी किसी न किसी लड़की से मिलवाने का प्लान था आपका, अविनाश ने सैलेड खाते हुए कहा। हाँ तो माँ हूँ तुम्हारी, फिक्र होती है मुझे तुम्हारी। रतन, तुम ही बोलो, मैं क्या कुछ गलत कह रही हूँ? शिरीन ने परेशान होकर कहा। शिरीन, डोंट फोर्स हिम, रतन ने प्यार से कहा। यही वजह है कि ये अब मेरी बात नहीं सुनता। अपने डैड का सपोर्ट जो मिलता है उसे। मॉम प्लीज, अविनाश ने कहा। अभी माना कि पिछले सालों में तुम काफी बिजी थे, इस कंपनी को कहां से कहां पहुंचाया है तुमने, दिन रात मेहनत की तुमने। इस दौरान तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिला होगा। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन अब तो सब कुछ स्टेबल है। तुम कंट्री के टॉप बिजनेसमैन में से एक हो, तुम्हारी एक अलग पहचान है। अब तुम्हें आगे के बारे में सोचना चाहिए, शिरीन ने अविनाश को समझाते हुए कहा। एक माँ होने के नाते शिरीन के भी वही अरमान थे जो हर माँ के होते हैं। शिरीन सही कह रही है, कंपनी इज डूइंग वेल नाउ। अब तुम्हें अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आता कि अभी तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड कैसे नहीं बनी। ये सुनकर अविनाश ने इरिटेट होकर कहा। डैड, मैं शादी करने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये सिर्फ करने के लिए नहीं करना चाहता। देयर हैज टू बी इमोशंस। अविनाश ये कह ही रहा था कि तभी उसकी नजर विंडो से बाहर गई। उसने स्वीट के बाहर जो देखा, उसने उसका ध्यान पूरी तरह से अपनी ओर खींच लिया था। ये यहाँ भी, उसने मन में सोचा। अविनाश साफ देख पा रहा था कि नव्या घबराई परेशान सी होटल के बाहर थी। उसी वक्त शिरीन का ध्यान अविनाश की तनी हुई आईब्राउज पर गया। उसने तुरंत पूछा, अवी, व्हाट हैपेंड? इज एवरीथिंग ऑल राइट? ये आवाज सुनते ही अविनाश ने वापस अपना ध्यान अपने डिनर पर लगा लिया। नथिंग मच, कहकर वो ऐसे प्रिटेंड करने लगा जैसे उसने नव्या को देखा ही नहीं। उसने अपनी नजर नव्या से जरूर हटा ली थी, लेकिन उसके मन और दिमाग में अभी भी वही घूम रही थी। ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा पीछा? पर क्यों? चाहती क्या है ये? वो डिनर के वक्त मन ही मन सोच रहा था। यहाँ होटल के बाहर नव्या ने भी विंडो के अंदर अविनाश का चेहरा देख लिया था, लेकिन उसने भी अविनाश से अपना ध्यान तुरंत हटा लिया। तो वो बस यही सोच रही थी कि आरव को इस होटल से बाहर कैसे निकाले, और उससे भी पहले वो खुद इस होटल के अंदर कैसे जाए। तभी उसका ध्यान सामने लगे हुए बोर्ड पर गया, जिस पर लिखा हुआ था, वी आर हायरिंग वेटर एंड वेट्रेसेस। ये पढ़कर नव्या ने सोच लिया कि उसको क्या करना है। वो तुरंत तेजी से अंदर गई और अंदर जाकर उसने होटल स्टाफ से कहा, मेरे पास यहाँ का मेंबरशिप कार्ड नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ वेट्रेस की जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आई हूँ, नव्या ने एक्साइटमेंट से कहा। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट हैरान रह गई। नव्या को देखकर उसे लग नहीं रहा था कि वो वेट्रेस बनना चाहती होगी। उसने असिस्टेंट मैनेजर को बुलाया, जिसने आते ही नव्या को सर से पैर तक ध्यान से देखा। आर यू श्योर तुम ये जॉब करना चाहती हो? यस सर, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है, नव्या ने कहा। पर तुम्हें देखकर नहीं लगता, असिस्टेंट मैनेजर ने कहा। नव्या दिखने में इतनी सुंदर, स्मार्ट और एलिगेंट थी कि किसी का भी इस बात भरोसा कर पाना मुश्किल होता। मैंने पहले भी ये काम किया है, कहकर नव्या ने एक झूठी कहानी मैनेजर को सुना दी। वो बस किसी तरह से होटल के अंदर जाना चाहती थी। बात करने पर मैनेजर को नव्या बहुत हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड लगी। ठीक है, तुम कल से आ सकती हो,
ये सुनकर इतनी खुश थी कि वो चाहकर भी अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पा रही थी। थैंक यू सो मच सर। क्या मैं आज इस होटल को अच्छे से देख सकती हूँ? मैं चाहती हूँ कि कल से मुझे यहाँ पर सब कुछ पता हो ताकि मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, नव्या ने कहा। मैनेजर ने आज तक किसी कैंडिडेट को वेटर बनने के लिए इतना एक्साइटेड नहीं देखा था। उसने तुरंत अपनी असिस्टेंट रितिका को बुलाया। रितिका, नव्या को हमारा होटल दिखा दो। रितिका और नव्या ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा। दोनों वहां से होटल घूमने के लिए निकलने ही वाले थे कि तभी पीछे से मैनेजर ने आवाज लगाई, नव्या ध्यान रहे, 5th फ्लोर पर हमारे बहुत खास गेस्ट हैं। एक बहुत रिच और पावरफुल फैमिली है, उन्हें किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। नव्या ने हाँ में सर हिलाया और उसके बाद रितिका के साथ निकल गई। उसे तो बस किसी तरह से आरव तक पहुंचना था। रितिका नव्या को होटल का हर एक कोना दिखा रही थी, लेकिन उससे पहले नव्या ने भी रितिका की तरह होटल की यूनिफॉर्म पहन ली थी। रितिका अपने काम की पक्की थी, इसलिए वो जरा सी भी लापरवाही नहीं चाहती थी। हर एक फ्लोर पर जाकर रितिका नव्या को वहाँ के बारे में डिटेल में बता रही थी, पर नव्या की नजरें और ध्यान तो कहीं और ही था। उसे खोया हुआ देखकर रितिका ने पूछ ही लिया, नव्या, आर यू ऑलराइट? नथिंग, आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि सर्वेलेंस रूम कहाँ है? नव्या ने सीधे मुद्दे की बात की। ये सुनकर रितिका को अजीब लगा। क्यों? तुम सर्वेलेंस रूम क्यों जाना चाहती हो? बस ऐसे ही, होटल का हार्ट तो सर्वेलेंस रूम ही होता है ना। किसी भी तरह की इमरजेंसी में वहीं पर जाना पड़ता है, बस इसीलिए पूछा। रितिका ने मुस्कुराते हुए नव्या को सर्वेलेंस रूम का रास्ता भी बता दिया। थैंक यू, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हो, नव्या ने कहा। वी आर कॉलीग्स, ये तो मेरा काम है, रितिका ने कहा और फिर से नव्या को होटल दिखाने में बिजी हो गई। अब जब सर्वेलेंस रूम का पता चल गया था तो नव्या होटल घूमकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। उसने रितिका से वॉशरूम का बहाना किया और वहाँ से निकल गई। यहाँ अविनाश और उसकी फैमिली का डिनर पूरा हो चुका था। डिनर के बाद रतन और शीरीन घर निकल रहे थे। तुम भी हमारे साथ घर चलते, रतन ने कहा। डैड, मैंने कहा ना, एक इम्पोर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस है, मुझे यहीं से अटेंड करनी होगी। आप लोग निकल जाइए, मैं बाद में घर आ जाऊंगा, अविनाश ने कहा। जिसके बाद रतन और शीरीन वहां से निकल गए। अविनाश अपने ऑफिशियल गेटअप में आ चुका था, शर्ट, टाई और सामने लैपटॉप। यहाँ नव्या वॉशरूम का बहाना करके सर्वेलेंस रूम ढूंढने निकल तो गई थी, लेकिन अभी तक उसे सर्वेलेंस रूम मिला नहीं था। वो रितिका के बताए हुए फ्लोर पर घूम रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि रितिका ने किस डायरेक्शन में जाने के लिए कहा था। तभी अचानक नव्या एक लिफ्ट के सामने आ गई और लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही नव्या ने देखा कि लिफ्ट के अंदर ऋषि और कनिका थे। नव्या घबराकर पलट गई। अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया तो मैं आरव को कभी ढूंढ नहीं पाऊंगी। नो नो, मन ही मन सोचती हुई नव्या पीछे पलटी हुई थी। पर अच्छी बात ये थी कि उसने होटल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, इसीलिए ऋषि और कनिका उसके बगल से निकल गए, पर उसे पहचान नहीं पाए। उन लोगों के आगे जाते ही नव्या ने सुकून भरी गहरी सांस ली। ये 4th फ्लोर है। मैंने इन दोनों को नीचे तो नहीं देखा, मतलब ये ऊपर वाले किसी फ्लोर से आ रहे हैं। सोचते हुए नव्या तुरंत लिफ्ट के अंदर चली गई। उसने सोच लिया था कि वो 4th से ऊपर वाले सारे फ्लोर्स को चेक करेगी। जैसे ही वो 5th फ्लोर पर पहुंची, उसने अपने सामने 2 हट्टे कट्टे लोगों को देखा। ब्लैक सूट, लंबी हाइट, देखने में बॉडीगार्ड्स जैसे लग रहे थे। इस फ्लोर पर गार्ड्स, हो सकता है आरव इसी फ्लोर पर हो, नव्या ने मन में सोचा। आखिर कहाँ था आरव? क्या नव्या पहुंच पाएगी आरव तक? क्या होगी अविनाश और नव्या की मुलाकात? नव्या ने वेट्रेस की जॉब ज्वाइन करने के बहाने होटल में आरव को ढूंढना शुरू कर दिया था। 5th फ्लोर पर आते ही उसने 2 बॉडीगार्ड्स को देखा। ये गार्ड्स यहाँ पर? मैनेजर ने तो कहा था कि इस फ्लोर पर उनके गेस्ट रुके हुए हैं। नव्या सोच में पड़ गई। उसे याद आ रहा था कि मैनेजर ने उसे इस फ्लोर से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन वो छुपकर अभी भी गार्ड्स को देख रही थी। दोनों गार्ड्स एक रूम के बाहर खड़े थे, कभी उसके दाएं घूमते तो कभी बाएं, लेकिन थे वो उसी कमरे के आगे। कुछ तो है इस कमरे में, पर क्या? कहीं आरव इसी रूम में तो नहीं? नव्या के दिमाग में आया।
अभी वो आरव को ढूंढने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। उसे पहले तो मैनेजर की बात याद करके आगे जाने से डर लग रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा हो सकता है डैड ने ही यहाँ के मैनेजर से बात की हो और उनसे कहा हो कि किसी को भी इस फ्लोर पर आने मत दें। शायद डैड ने ही यहाँ पर गार्ड्स भी लगाए हों ताकि कोई आरव तक पहुंच ही ना पाए। मुझे एक बार तो इस कमरे के अंदर जाकर देखना ही होगा। अगले ही पल उसने डिसाइड किया कि वो कैसे भी करके उस कमरे के अंदर जाएगी। उसे भरोसा हो गया था कि आरव उसी कमरे के अंदर है। पर अगला सवाल ये था कि कैसे इन दो हट्टे कट्टे गार्ड्स के बीच से कैसे जा पाएगी वो उस रूम के अंदर। तभी उसे एक हाउसकीपिंग वाला नजर आया जिसके हाथ में खाने की ट्रॉली थी और वो उसी कमरे की तरफ जा रहा था जहां गार्ड्स खड़े हुए थे। नव्या तेजी से उसके पास गई और उसने कहा, हाय, ये मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ इस रूम में। यू लुक सो टायर्ड। उसकी ये बात सुनकर हाउसकीपिंग स्टाफ मेंबर हैरान हो गया। उसने नव्या को पहले इस होटल में कभी नहीं देखा था। उसने सर से लेकर पैर तक उसे ध्यान से देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैंने आज ही ज्वाइन किया है ये होटल, इसलिए शायद तुमने मुझे देखा ही नहीं होगा। वैसे भी इतना बड़ा होटल है और इतने सारे एम्प्लॉइज, लोग कैसे ही पहचानेंगे एक दूसरे को। नव्या ने हड़बड़ाकर कहा। उस स्टाफ मेंबर को नव्या की बातें थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन नव्या की यूनिफॉर्म यही कह रही थी कि वो इसी होटल का स्टाफ है। इससे पहले कि वो नव्या पर शक करता, नव्या ने उसके हाथ से फूड ट्रॉली ले ली। ये मुझे दे दो, मैं हैंडल कर लूंगी, तुम ना जाकर रेस्ट करो। वैसे भी तुम्हारे चेहरे से ऐसा लग रहा है जैसे तुमने पिछले कुछ दिनों से ठीक से रेस्ट नहीं किया है। नव्या ने झूठ बोलते हुए कहा। उसके जाते ही नव्या ने गहरी सांस ली और गार्ड्स वाले रूम की तरफ बढ़ने लग गई। बस अब आरव मुझसे थोड़ी ही दूर है, एक बार मैं उसे देख लूं, फिर मुझे उसे यहां से ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। मन में सोचती हुई नव्या गेट तक पहुंची तो वहां खड़े गार्ड्स उसे देखने लग गए। इससे पहले कि वो कुछ पूछते, नव्या ने कहा, डिनर। गार्ड्स ने उसकी यूनिफॉर्म और हाथ में ट्रॉली को देखकर उसे रूम में जाने दिया। जैसे ही वो रूम के अंदर गई, उसने एक बड़ा आलीशान खुशबूदार कमरा देखा जिसमें कोई भी नजर नहीं आ रहा था। आरव कहाँ है? नव्या ने धीरे से खुद से पूछा। उसने खाने की ट्रॉली वहीं पर छोड़ी और कमरे के हर एक कोने में आरव को ढूंढने लग गई। पर उसी वक्त उसे रियलाइज हो गया कि इस कमरे में कोई भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? जब ये कमरा खाली है तो बाहर खड़े वो गार्ड्स खाली कमरे की पहरेदारी कर रहे हैं। वो मन ही मन सोच रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं ये भी आरव को छुपाने के लिए उसके डैड की तरफ से कोई चालाकी तो नहीं। तभी अचानक उसके कानों में पानी की आवाज आई। उसने पलट कर देखा तो उसके ठीक पीछे बाथरूम था जिसका दरवाजा हल्का पारदर्शी था। उसने देखा कि एक लंबा और गोरा आदमी बाथरूम के अंदर शावर से नहा रहा था। ये नजारा देखते ही नव्या पीछे पलट गई। ओ तेरी, ये मैं कहाँ आ गई? ये तो किसी और का कमरा है। अंदर बाथरूम में जो नहा रहा था उसे बाहर हो रही हलचल की आवाज सुनाई दे गई थी। उसने तुरंत शावर बंद किया। शावर बंद करते ही कमरे में और भी ज्यादा सन्नाटा छा गया था। ये बाहर किस तरह की आवाज हो रही है? मेरे कमरे में कौन है? कहकर उस शख्स ने तुरंत अपनी टॉवल कमर पर लपेटी। यह नव्या तेजी से उठकर खड़ी हो गई थी और फिर से कमरे से बाहर भाग रही थी, लेकिन जल्दबाजी में एक बार फिर उसका पैर फिसल गया और वो दरवाजे से भिड़ गई। इस बार उसने खुद को गिरने से बचा लिया, लेकिन उसके पैर में चोट आ गई थी। मुझे निकलना होगा जल्द से जल्द। नव्या खुद से बोले जा रही थी, लेकिन तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। तुम फिर यहां आ गई? तुम इतनी डेस्परेट हो, मैंने सोचा भी नहीं था। ये आवाज नव्या को जानी पहचानी लग रही थी। उसने पलट कर देखा तो उसके पीछे टॉवल में अविनाश आहूजा खड़ा हुआ था। उसे फिर एक बार अपने सामने देखकर नव्या ने अपना सिर पकड़ लिया। ओह नो,
पूरी दुनिया में मुझे इसी का कमरा मिला था अंदर आने के लिए। उसने खुद से इरिटेट होकर कहा। जिस तरह से अविनाश की नजरें उसे घूर रही थीं, वो समझ गई थी कि अविनाश जरूर कुछ गलत ही समझ रहा होगा। नव्या ने एक गहरी सांस लेते हुए अंदर आकर कहा, व्हाट अ कोइंसिडेंस। यस, व्हाट अ कोइंसिडेंस मिस नव्या। अविनाश की आवाज में शक और गुस्सा दोनों सुनाई दे रहे थे। नव्या इस वक्त अपनी सफाई देना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि उससे यहां आकर एक बड़ी गलती हो गई थी। वो पूरी तरह से अविनाश की ओर देख भी नहीं पा रही थी। टॉवल में उसे देखकर वो बार बार हेजिटेशन से अपनी नजरें नीचे कर ले रही थी। देखिए मिस्टर आहूजा, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा यहाँ इस तरह से कमरे में आना सिर्फ एक एक्सीडेंट था, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? नव्या ने घबराई हुई हालत में कहा। यह सुनकर अविनाश को हंसी आ गई। वो धीरे धीरे नव्या के पास आया और उसके कानों के पास आकर गहरी सांस में कहा, हाँ, तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारा यकीन करूंगा? रियली? मैं तो यहां सिर्फ अपने बेटे को ढूंढने के लिए आई थी। बाहर खड़े गार्ड्स को देखकर मुझे लगा कि वो यहां इस कमरे में है। आई एम सो सॉरी, नव्या ने घबरा कर कहा। वो बस किसी तरह से अब इस कमरे से निकलना चाहती थी, पर अविनाश को उसकी बातें मजाक से कम नहीं लग रही थी। हाँ, अभी भी अपने बेटे को यूज कर रही हो। डोंट यू हैव एनी शेम? अगर मेरे करीब ही आना चाहती थी तो पहले कह देती। आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपके पीछे क्यों आऊंगी? मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए। प्लीज मुझे यहां से जाने दीजिए। मुझे आरव को ढूंढना है, उसने घबरा कर कहा और अपने आप को अविनाश से दूर करने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले ही अविनाश ने उसके हाथ को मरोड़कर पीछे कर दिया। देखिए मिस्टर, मैं इस कमरे में गलती से आ गई और इसके लिए मैंने आपको सॉरी भी कह दिया है। अब इसके आगे आप क्या सोचते हैं और क्या नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना कहकर नव्या ने इस बार अपने दोनों हाथों की ताकत से अविनाश को जोर से पीछे की ओर धक्का दिया और खुद से दूर कर दिया। अविनाश के पीछे हटते ही नव्या ने रूम का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। अविनाश उसे घूर कर देख रहा था। अंदर ही अंदर उसके गुस्से का उबाल और बढ़ता जा रहा था। ये तुमने ठीक नहीं किया मिस नव्या। उसने तुरंत अपने कपड़े पहने और बाहर निकल गया। बाहर खड़े गार्ड्स ने अविनाश को देखते ही उसे ग्रीट किया। तुम लोगों ने एक लड़की को यहां से निकलते हुए देखा? अविनाश ने कड़ी आवाज में पूछा। हाँ सर, वो यूनिफॉर्म में, एक गार्ड ने झट से कहा। हाँ वही। किस तरफ गई है वो? सर वो तो सामने लिफ्ट की ओर गई थी। तो जाओ ढूंढो उसे। फाइंड दैट गर्ल नाउ, चिल्लाते हुए अविनाश ने कहा और अपने गार्ड्स को नव्या के पीछे भेज दिया। यहां नव्या ने लिफ्ट के ठीक बगल वाली सीढ़ी ली और भागते हुए नीचे वाले फ्लोर पर आ गई। जैसे ही उसने देखा कि अब उसके पास कोई नहीं है और वो पूरी तरह से सेफ है, उसने अपना सिर पीछे दीवार की ओर टिकाया और गहरी सांस लेने लगी। मैं कहाँ फंस गई थी? आरव अगर उस कमरे में नहीं था तो कहाँ होगा? कहाँ ढूंढूंगी मैं उसे इतने बड़े होटल में? कैसे मिलेगा आरव? प्लीज समबडी हेल्प मी। नव्या गहरी सांस लेकर बोल रही थी। उसकी धड़कनें तेज थीं और आंखें नम। तभी सामने से एक आवाज आई, हे नव्या। नव्या ने घबराकर अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसके सामने रितिका खड़ी हुई थी। रितिका को देखकर वो और भी ज्यादा डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके सवालों का क्या जवाब देगी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।